न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ सोनल। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजी देखी ही होगी। बयानबाजी मैं भी करती हूं, लेकिन आंकड़ों की नजर से देखें तो लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी की स्टेज पर खड़ी है। आइए देखते हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी में मची भगदड़। पूर्व डिप्टी सीएम कई विधायक ने छोड़ी पार्टी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, वैसे ही पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई। एक पूर्व डिप्टी सीएम सहित कर्नाटक बीजेपी के 3 विधायकों ने पार्टी से किनारा कर लिया है। इतना ही नहीं, अभी भी कोई विधायक और नेता नाराज चल रहे हैं और बहुत जल्द वे पार्टी को झटका दे सकते हैं। दरअसल कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक 2 लिस्ट जारी कर 212 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इनमें कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। से नाराज पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवाड़ी ने बुधवार और विधायक एमपी कुमारस्वामी ने गुरुवार को पार्टी छोड़ दी। एक अन्य विधायक अंगारा ने भी बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं पूर्व मंत्री केएस ईश्वरप्पा पहले ही टिकट नहीं मिलने के संकेत मिलने पर लिस्ट जारी होने से पहले ही चुनाव राजनीति से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। इनके अलावा कर्नाटक बीजेपी के कदावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार भी नाराज चल रहे हैं। हुबली धारवाड़ से विधायक शेट्टार के नाम की घोषणा दूसरी लिस्ट के बाद भी नहीं की गई। टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताने के बाद मनोबल के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया था। वहीं उडुपी से विधायक रघुपति भट्ट को भी इस बार टिकट नहीं मिला है, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि अगर उनकी जाति की वजह से उन्हें टिकट नहीं दिया गया है तो वह इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इससे पहले पूर्व मंत्री केएस ईश्वरप्पा के संन्यास की घोषणा के बाद विरोध किया गया। एक और अपडेट लेकर सामने आए हैं राहुल गांधी को लेकर। सूरत कोर्ट में राहुल गांधी की अपील सुनने वाले जज फर्जी मुठभेड़ के मामले में अमित शाह के वकील थे। सूरत की अदालत में मोदी सर ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई करने वाले जज रॉबिन पॉल मोगेरा 2006 तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर मामले में अमित शाह के वकील रह चुके हैं। बीते 23 मार्च को गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी कथित मोदी सरनेम टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। राहुल के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा 13 अप्रैल 2019 को केस दर्ज कराया गया था। उन्होंने कर्नाटक के कोलार में लोकसभा चुनाव के समय एक रैली में राहुल द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर शिकायत की थी। राहुल गांधी के कथित तौर पर रैली के दौरान कहा था, सभी चोर, चाहे वह नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या नरेंद्र मोदी, उनके नाम में मोदी क्यों है। दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद 24 मार्च को राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया था कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसके बाद उन्हें उनका सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भी मिला था। गांधी ने उनके दोष सिद्धि और सजा के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। बार एंड बेंच के अनुसार 13 अप्रैल यानी गुरुवार को जज मोगेरा राहुल गांधी की इस फैसले पर रोक की अपील सुनने वाले हैं, जिससे कि गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने का निर्णय पलटा जा सके। द वायर ने अपने सूत्रों से इस बात की पुष्टि की है कि 2018 में जज के तौर पर नियुक्ति पाने वाले रॉबिन पॉल मोगेरा 2006 के फर्जी एनकाउंटर मामले में अमित शाह के वकील थे। यह मामला उस समय सुर्खियों में रहा था, जहां आरोप गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह पर थे। मोगेरा ने कम से कम 2014 तक इस केस में शाह का प्रतिनिधित्व किया था, जब मुंबई की एक सीबीआई अदालत ने मामले की सुनवाई चल रही थी। जनसत्ता ने भी पहले बताया था कि 2014 में सीबीआई की अदालत में मोगेरा अमित शाह की तरफ से पेश हुए थे। साल 2014 में द हिंदू की एक खबर में बताया गया था कि शाह की सुनवाई में पेश होने से छूट की अपील को लेकर सीबीआई अदालत ने मोगेरा की खिंचाई की थी, क्योंकि उन्होंने इसके लिए दिए गए आवेदन में ऐसा किए जाने की कोई वजह नहीं बताई थी। जज मोगेरा सूरत के 8वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश है।
कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी की सजा और फिर इसके चलते लोकसभा सदस्यता रद्द होने को भाजपा की कथित बदले की राजनीति का परिणाम बताया जा रहा है। ऐसे में यदि जज मोगेरा गांधी को लेकर कोई प्रतिकूल आदेश देते हैं तो इसे लेकर हितों के टकराव के आरोप लग सकते हैं। गौरतलब है तुलसीराम प्रजापति एक छोटा मोटा अपराधी था जो 2006 में एक फर्जी एनकाउंटर में मारा गया था, जिसे सीबीआई ने अंतर्राज्यीय नेता पुलिस नेक्सस का हिस्सा बनाया था। सीबीआई द्वारा सोहराबुद्दीन कौसर भी तुलसीराम प्रजापति हत्याकांड में दायर शुरुआती चार्जशीट में 37 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें अमित शाह, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री गुलाब चंद कटारिया, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के कई आईपीएस अधिकारी और निचले स्तर के पुलिसकर्मी शामिल थे। बाद में मामले में सभी राजनीतिक नामों और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को हटा दिया गया था और केवल निचले स्तर के पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चला गया था। एक और अपडेट सामने लेकर आई हूँ राज्यपाल द्वारा भाजपा सीएम को लेकर। राज्यपालों द्वारा बिल पास करने का समय तय करने को लेकर स्टालिन ने गैर भाजपा सीएम को पत्र लिखा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बीते बुधवार को गैर भाजपा शासित राज्यों में अपने समकक्षों को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि वे अपने विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित करें ताकि केंद्र से राज्यपालों द्वारा विधायकों द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय करने का आग्रह किया जा सके। इसमें पहले तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यपालों और पर विधायकों द्वारा पारित विधेयकों पर बैठने के निर्णय न लेने का आरोप लगा चुके हैं। तमिलनाडु विधानसभा ने बीते सोमवार 10 अप्रैल को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र और राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि सदन द्वारा अपनाए गए विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों के लिए समय सीमा तय की जाए। यह कदम राज्यपाल आर्यन रवि की टिप्पणी के कुछ दिनों बाद उठाया गया है कि जिन विधेयकों को रोक दिया गया है उन्हें मृत माना जाना चाहिए। इस बयान से राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। गैर बीजेपी शासित राज्य में मुख्यमंत्रियों को लिखे अपने पत्र में स्टालिन ने कहा है कि कुछ राज्यपाल आज अनिश्चित काल के लिए विभिन्न विधेयकों को रोक रहे हैं जो राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित किया गया और अनुमोदन के लिए भेजा गया हो। इसकी वजह से संबंधित कुछ प्रशासन को ऐसे क्षेत्र में गतिरोध से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए हमने बिल टू ऑनलाइन रम्मी सहित अनुमोदन के लिए भेजे गए विधायकों पर राज्यपाल द्वारा उठाए गए संदेहों और चिंताओं को स्पष्ट करने के लिए कई प्रयास किए। जैसा कि हमारे प्रयास विफल रहे और हमें पता चला कि कई अन्य राज्यों में समान मुद्दे हैं। उन्होंने कहा हमने तमिलनाडु में अपनी राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करना उचित समझा जिसमें संबंधित विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार और भारत के राष्ट्रपति से राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने का आग्रह किया गया। एक और अपडेट लेकर सामने आई हूँ अतीक अहमद का बेटा असद का एनकाउंटर को लेकर। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर मुठभेड़ पर कोई कानून नहीं, लेकिन क्या है गाइडलाइंस। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में आरोपी और माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद को एनकाउंटर में मार गिराया है। असद के साथ ही शूटर गुलाम को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। ऐसे में जानना जरूरी है कि भारत में एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइंस क्या है। उमेश पाल हत्याकांड में एक और माफिया डॉन अतीक अहमद की अदालत में पेशी हुई तो दूसरी ओर झांसी में उनके बेटे असद का एनकाउंटर हो गया। असद के साथ ही शूटर गुलाम को भी यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि असद और गुलाम को पुलिस जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाब में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। हालांकि जब भी ऐसे एनकाउंटर होते हैं तो इन पर सवाल भी खड़े होते हैं। पुलिस दावा करती है कि उनसे आत्मरक्षा में गोली चलाई। आईपीसी की धारा 96 से 106 में उन परिस्थितियों के बारे में बताया गया है जब एनकाउंटर में हुई मौत को अपराध नहीं माना जाता। राजनीति का सिलसिला थमने वालों से में नहीं है। ऐसे ही राजनीति को लेकर और भी अपडेट्स आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप
देख रहे हैं MNS न्यूज।